हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरुचिया सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी। आज है हमारा सेकंड चैप्टर, राजा और उनके राज्य। तो फिर हम शुरू करते हैं यहाँ से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब। देखिए, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। अब हम देखिए पिछले चैप्टर्स में 7वीं शताब्दी तक पढ़ चुके, लेकिन इसके बाद मतलब कई सारे राजवंश थे जिसके उदय हुए थे। हम आपको इनके बारे में दिखा रहे, जैसे चोल हो गए, चेर हो गए, चोल हो गए, और चहमान जिनको चौहान बोलते हैं वो हो गए, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ये सारे इनके वंशज थे। मतलब ये सारे राजवंश उदय हुए। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते थे उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। देखो 7वीं सदी में जब जैसे जैसे आया उपमहाद्वीप के बड़े मतलब भागों पे भूस्वामी जो हो गए और योद्धा सरदार लोग, वो लोग अस्तित्व में आ चुके थे। मतलब उनके पास इतना ज़्यादा धन वगैरह हो गया था कि वो अब धीरे धीरे अपने आप को राजा वगैरह मानने लगे थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मतलब यही सब लोग जो थे राजा इनको इतना मानते थे, मतलब कि जैसे सीधे बना दिए कि आप हेड हो। उनसे उम्मीद की जाती थी कि राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर लेते थे। कभी कभी वे स्वामी अपने अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पास इतना धन संपदा हो जाता था कि वो खुद को राजा समझने लगते थे और खुद को राजा घोषित कर देते। इसी तरह का एक उदाहरण है दक्कन में राष्ट्रकूटों का। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। मतलब कि शुरुआत में वो चालुक्य राजा के मतलब अंदर में रहते थे, उनके सामंत थे। लेकिन 8वीं सदी के मध्य में एक राजा जो मतलब कि सामंत था, उसका नाम था दंती दुर्ग। ये क्या किया कि चालुक्य की मतलब स्वामी की अधीनता नहीं स्वीकार किया, इसने मना कर दिया और उसे हराया भी। देखो उसे हराया, हृदय गर्भ यानी सोने का गर्भ नामे का अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। अगर ये अनुष्ठान हो जाता था तो यह माना जाता था कि अगर आप जन्म से क्षत्रिय नहीं है, लेकिन अगर आप ये यज्ञ कर लिए तो आप मतलब कि आप क्षत्रिय प्राप्त कर लेंगे, तो इसलिए आप राजा बन जाएंगे। क्योंकि इस शुरू से यही हुआ था कि राजा सिर्फ क्षत्रिय ही बनेंगे। तो इस तरह से ये लोग क्या करते थे, ये अनुष्ठान कर लेते थे। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर, सरड़म, गुर्जर, प्रतिहार, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। ये जो ब्राह्मण थे उनका काम यही था ना, यज्ञ करवाना और पूजा पाठ जो भी था और वेदों का पढ़ाना। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना जो चीज़ था उसको, परंपरागत जो पेशा था उसको छोड़ के इन्होंने शस्त्र को अपना लिया। जैसे कर्नाटक और राजस्थान में इसके मतलब बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। राज्यों में प्रशासन। इन इन नए राज्यों में कईयों ने महाराज धीराज मतलब राजाओं से राजा या त्रिभुवन, चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े चीज़ों की उपाधि धारण करने लगे। अब तो उपाधियों का अंत हो चुका है। हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में है कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता, लेकिन उस टाइम पे ये लोग महाराजा धीराज, त्रिभुवन, चक्रवर्ती इस तरह के मतलब भारी भरकम उपाधि ये लोग धारण कर लेते थे। इस तरह के दावों के बावजूद भी अपने सामंतों के साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता साझेदारी करते थे। मतलब कि इस तरह ये लोग जो भारी भरकम उपाधि धारण कर लेते थे और इसके बावजूद भी ये लोग क्या करते थे, किसान, व्यापारी, ब्राह्मण इसके संगठनों के साथ अपनी सत्ता जो थी वो साझेदारी करने लगे थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। देखो इन जहाँ पे ये लोग मतलब कि राज वगैरह करते थे वहाँ पे संसाधन इकट्ठे किए जाते और कभी कभी ये लोग मतलब लगान वगैरह मांगते थे, टैक्स की तरह पे पैसे ये लोग लेते थे। ठीक, 400 कर क्या होता है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम में लिया जाता। आपसे यही पूछेगा कि तमिलनाडु में एक अभिलेख में कितना मिला हुआ है करों के प्रकार, तो 400। और वेट्टी क्या होता था, वेट्टी जो होता था ये मतलब कि नगद के बजाय जबरदस्ती लोगों से श्रम करवाया जाता था, मतलब काम धाम करवाया जाता था, यानी जबरदस्ती श्रम वगैरह, कदमाई यानी भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगान वाला कर, खजूर, ताड़, इस तरह से ये लोग जबरदस्ती बेटी से करवाते थे। मतलब बेटी के अंतर्गत यही आता था, जबरदस्ती कोई काम करवाना।
ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। अब ये जितना राजा ये सब चीज़ें इकट्ठा करते थे लोगों से, संसाधन हो गया, जबरदस्ती किसी से श्रम करवाना, तो ये लोग क्या करते थे, दुर्गों का निर्माण करवाते थे ताकि मतलब कि दिखा सके हम कितने शक्तिशाली हैं, और मंदिरों का भी निर्माण करवाते थे। संसाधन उन युद्धों में लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे। देखो अगर युद्ध लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें तो चाहिए ना, पैसे चाहिए तभी सामान वामान खरीद पाएंगे, और चीज़ें जिनके पास जो होता था वो ले लेते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन तथा व्यापारिक मार्गों की प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी। देखो राजस्व वसूली के लिए क्या होता था, पदाधिकारियों की नियुक्ति। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग टैक्स वगैरह देते हैं तो कोई ना कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, कोई इसी तरह के ऑफिसर हो गए, तो कोई ना कोई है ना, तो उसी टाइम पे वैसा भी लोग होते थे, मतलब एक एक पद लोगों को मिला रहता था। जैसे प्रभावशाली परिवारों के बीच से किया, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे घर से होते थे, मान लो कोई किसी का बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर था उस टाइम पे, तो उसका बेटा भी इनकम टैक्स ऑफिसर ही बन जाता था, क्योंकि ये प्रायः वंशानुगत होती थी। तो सेना में भी ऐसा ही होता है, कई बार राजा के निकट संबंधी ही बड़े ओहदे पर होते थे। उस टाइम पे जो सेना था उसमें भी यही होता था, जैसे कोई कर्नल वगैरह उस टाइम पे हो गया तो उसका बेटा भी उसी तरह से कुछ बड़ा होता था। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं हो सकते। देखो प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान जरूरी नहीं कि सब सत्य लिखा हो। यो राजा जो होते हैं अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए वो जरूर दिखाते होंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे वे खुद को सूरवीर विजय योद्धा के रूप में मानते हैं। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। मतलब ये इसको लिखा किसने था, प्रशस्तियाँ, तो ये ब्राह्मणों ने लिखा था। ब्राह्मणों को हमेशा भूमि अनुदान और सारी चीज़ें मिलती थी गिफ्ट में, क्योंकि वो अच्छा लिखते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, जैसा मैंने आपको भी बताया। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, मतलब ताम्र वाला जो पत्र होता था उसी पे ये लोग लिखते थे, जो भूमि पाने के लिए दिए जाते थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया है। देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। 12वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा मतलब संस्कृत काव्य लिखा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कई बार आपसे पूछ चुका है कि मतलब कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है, तो कलहर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। ठीक, कलहर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कश्मीर का इतिहास। कलहर ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का भी इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों में भिन्न व अक्सर शासक उनकी नीति के बारे में मतलब कि सही चीज दिखाया और गलत जो मतलब गलत भी दिखाया, सही भी दिखाया, इनफैक्ट ये भी दिखाया कि क्या इनके अंदर कमी है। ठीक, त्रिपक्षीय संघर्ष, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था, तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। गुर्जर प्रतिहार एक ही है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच में हुआ था। किसके लिए हुआ था, कन्नौज। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार मतलब कोई क्षेत्र विशेष था, मतलब कि कोई भी राजा थे वो उनका कोई मान लो ये उनका एरिया हो गया, इसी पे अपना राज्य करते थे, और वे मतलब कि अपना एरिया बढ़ाने के लिए दूसरे जगह पे भी, अभी जैसे देख लो चाइना हो गया, तो वो आप मतलब जबरदस्ती कहीं ना कहीं कब्जा करना चाहता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में अपना एरिया बढ़ाना चाहता है ना, तो इस तरह से पहले के भी राजा लोग जो थे वो भी इसी तरह से करना चाहते थे, अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी या कन्नौज में नगर। कन्नौज के लिए लड़ाई हुई थी, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसको बोलते हैं। ठीक, किसके बीच हुआ था, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के शासक के बीच कई सदियों तक ये लड़ाई चलती रही। ये लंबी लड़ाई चलती रही, 3 पक्ष थे इसमें, इसलिए इतिहासकार इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में मतलब जोड़ते हैं। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और देखो शासक जो थे वो राजा बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया उन्होंने अच्छे तक, और ये प्रदर्शन किया कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। और जो लोग आक्रमण करने आते थे ना वो मंदिरों को अपना निशाना बनाने लगते थे, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी चीज़ें होती थी, सोने चांदी और बहुत मतलब कि अच्छे से बनाया जाता था, क्योंकि शासक जो थे प्रदर्शन करते थे इसी सबसे ना, अपने दुर्ग से मंदिरों से कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, उसमें बहुत कुछ बनवाया है। तो लोग और फिर जब आते थे आक्रमण करने भारत पे तो मंदिरों को निशाना बनाते थे। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है गजनी का महमूद। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी जो था उसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। कब से कब तक, 1000 से लेकर 1025 तक। इसमें उसका सबसे जो मतलब वो निशाना अपना बनाया था मंदिरों को बनाया था, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। उसने सोमनाथ मंदिर को बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा ही जितना सब था सब उठा ले गया। ऐसा कहा जाता है कि बहुत
ऊंट और हाथियों से उसने धन यहाँ से लेके गया, सिर्फ सोमनाथ मंदिर से। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जिनको हम चौहान बोलते हैं, ठीक है, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास क्षेत्र पर शासन करते थे। कौन? चौहान लोग। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक, आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे, पृथ्वीराज चौहान। इनको पृथ्वीराज, इनका नाम तृतीय, लेकिन इनको कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1168 से लेके 1192 तक। मतलब इन्होंने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी नामक तुर्क को शासक को हराया। देखो इसको क्या बोलते हैं, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। तराइन का पहला जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 में, ठीक है, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और उसके बाद जीता किसने था? जीते थे ये पृथ्वीराज चौहान। लेकिन दूसरी बार 1192 में जो हुआ था, इसमें पृथ्वीराज जो थे वो हार गए थे, क्योंकि वो छल से हारे थे, वैसे नहीं हार पाए थे, क्योंकि जयचंद ने उनकी हेल्प कर दी थी मोहम्मद गोरी की, तो इसलिए हार गए थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है चोल राज्य, इनको देखते हैं हम लोग। उरेयूर और तंजावुर, उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? देखो, कावेरी डेल्टा में मुटियार नामक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की ये सत्ता थी, ठीक। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। कौन? ये चोल लोग। किसके मातहत थे ये लोग? कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के। उराईर की चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। कौन से डेल्टा पर? कावेरी डेल्टा पे, जहां उन्होंने तंजावुर शहर और निशंबुद्दीनी देवी मंदिर का मंदिर बनवाया, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता, मतलब कि उसके जो उत्तराधिकारी थे वो सब, और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ता चला गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, ये 985 में राजा बना और उसी ने इनमें ज़्यादातर मतलब क्षेत्रों पर नियंत्रण किया, बहुत लोगों को हराया और अपना राज्य बहुत दूर तक बढ़ाया। कौन? राजराज प्रथम। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के बाद उसका पुत्र आता है, ये भी बहुत फेमस है। राजराज का पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा श्रीलंका तक किसने अपना विस्तार किया था, मतलब हमला किया था? तो राजराज प्रथम का बेटा जो था राजेंद्र प्रथम, इसने किया, हमला किया और जीता वह। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापित और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। किसने बनवाया था? ये राजराज और राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। ये मंदिर आप लोग देखिएगा, गंगई कोट चोलपुरम का ये मंदिर है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों का केंद्र बन जाता था। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न होते थे, मतलब लोग जो गिफ्ट में देते थे भूमि वगैरह, उससे मंदिर वगैरह बनता था। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी, मतलब लोग जो जितना भी ये मंदिर बनाते थे, हर चीज़ करते थे, पूजा पाठ हर चीज़, तो उनको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता था, तो ये लोग देते थे। जो मंदिर के आसपास रहते हैं और उनके काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरों शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, बल्कि ये आपसे ये लाइन पूछता है कि मंदिर से पूजा और आराधना के स्थान थे? नहीं, ये आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। चोल लोगों ने जो जितनी भी कांस्य की प्रतिमाएं या मतलब कुछ टेम्पल बनाए या फिर मूर्तियां बनाई, वो सबसे फेमस थी, सबसे ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। कृषि और सिंचाई, यहाँ से हम लोग देखते हैं चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में मतलब नए विकासों के माध्यम से संभव हुआ। देखिए अभी आप देखेंगे चित्र तो जिसमें कावेरी नदी जो थी, देखो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये शाखाएं कई बार अपना पानी उलीचती हैं, जिसमें किनारा उपजाऊ कि देखो जैसे गंगा नदी हो गया, उसके किनारे कितने उपजाऊ या बहुत ज़्यादा जनसंख्या, तो ऐसे कावेरी नदी के साथ भी है,
ठीक जमा होती हैं। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया कराता है। इसी के लिए लड़ाई हो जाती थी कभी कभी कि हाँ इस जगह पे हमारा मतलब रहेगा, एरिया हमारा है, लड़ाई करेंगे जीतेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि अच्छा खासा फसल वगैरह हो तभी तो अच्छे से क्षेत्र का विकास होगा। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में जमीन का समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्र इस साल में कई क्षेत्रों में एक साल में 2-2 फसलें उगाई जाने लगी थी, क्योंकि अब धीरे धीरे विकास हो चुका था कृषि का। कई जगह पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से, जैसे नदी नहर बना के, लोग कुआं बना के, तो कृत्रिम तरीके से ये लोग करने लगे थे। मतलब पानी इकट्ठा कर लेते थे तालाब वगैरह बना के, सरोवर वगैरह, फिर ये लोग करते थे आराम से सिंचाई। स्मरण रहे कि देखो सिंचाई के काम योजना की जरूरत होती है। जैसे सिंचाई वगैरह या फिर कोई भी काम हो गया, उसके लिए लोगों योजना की तो जरूरत होती है ना, कैसे करना है, श्रम कैसे करवाना है, संसाधन को व्यवस्थित करना, देख रेख और लोगों को पैसा वगैरह देना, तो ये तो होना ही था। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था? यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। आपसे यही पूछेगा कि उर क्या कहलाती है, तो किसानों की जो बस्तियां थी वो उर कहलाती थी। साउथ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। किसानों की जो बस्तियां थी उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव को समूह को नाडू कहते थे। जो उर होती थी और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि समृद्ध हो गई थी, खेत वगैरह में फसल वगैरह अच्छे से होते थे, तो इस तरह के गाँव के समूह को क्या बोलते थे? नाडू कहते थे। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई कार्य भी करती थी। जैसे ग्राम परिषद हो गया और नाडू, ये लोग क्या क्या करते थे? न्याय करने और कर वसूलने का भी कभी कभी काम करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनिक भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान रूप से मुवेदवेलन, मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले जैसे मतलब भारी भरकम उपाधि दे दी थी। अरियार मतलब प्रधान जैसी उपाधि दे दी, और बहुत सारी चीज़ें मतलब महत्वपूर्ण जो के मतलब केंद्र थे या चीज़ थे वहाँ के इनको पद दे दिए, पद वगैरह, ताकि आप अच्छे से काम करिए। भूमि के प्रकार देखो, चोल अभिलेखों में भूमि के प्रकार कैसे मिलते हैं? वेलन गवाही ये क्या था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को में जो उपहार दिया जाता था भूमि वो है। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दिया गया भूमि है था। वेद विधान या तिरुमुटक्कनी ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। और पल्ली चंदम ये मतलब जैन स्थानों को दी गई दान में भूमि थी। तो ये चीज़ भूमि का नाम याद रखिएगा आप लोग। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां जो है वो किस में आगे अस्तित्व में, क्योंकि उनको बहुत सारा जमीन वगैरह सब कुछ मिल गया। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। उनके निर्णय शिलालेख में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरे दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर मतलब कि शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिगलपुट्ट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का मतलब सविस्तार वर्णन कि ब्राह्मणों का सभा संगठन कैसा था। सिंचाई में कामकाज, बगीचा, मतलब ये सब सारी चीज़ें होती थी। इकट्ठा बातें वगैरह किया जाता था, मिट्टी के बारे में कैसे किसानी करना है, इस सब के लिए लोग बात करते रहते थे। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो नोट्स की प्राइस 21 रुपीज़ है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो नंबर है उस पर मैसेज करिएगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगी।